प्रोफेसर शशि जी आप ही की विधा से आते थे, प्रोफेसर थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत लंबे समय तक पढ़ाए। भारत के जो बहुत से राजनेताओं ने शायद उनसे सीखा, गांधी के दोस्त हुआ करते थे। अब मैं फिर से लेकिन वापस उसी बात पे आ जा रहा हूं। दर्शकों को यह भी बता दूं कि एक कमीशन और बना था जिसके हम लोगों के बहुत से जानने वाले जस्टिस सावंत, जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस सुरेश, मैं बात इसलिए बार बार गोधरा की तरफ ले आ जाता हूं कि वहां बना था ये कमीशन जिसमें हरेन पांड्या ने सुबह 3 बजे अपना बयान दर्ज किया था, लेकिन वो बयान कभी पब्लिक नहीं हो पाया। प्रोफेसर शशि, ये जो कुछ हुआ सदन में 1 महीने का, ये इलेक्शन कमीशन की तरह अब मौखौली हो गया है कि जैसे इलेक्शन कमीशन मौखौल है वैसे ही ओम बिरला और ये पूरी सदन की प्रक्रिया मौखौल है। लेकिन मेरा यह है कि जो भी है, जितना भी मौका मिलता है उसका उपयोग, अब शायद हमारा जो विपक्ष है वो इतना मैच्योर हो गया है कि उसका पूरा उपयोग कर लेता है। उसको 2 मिनट मिलता है 2 मिनट में कर लेता है, उसको जो 10 घंटे 12 घंटे की चर्चा उसमें कर लेता है। प्रोफेसर शशि, ओवरऑल ये जो मानसून सत्र था उस पर आपकी एक टिप्पणी। जी नमस्कार। देखिए, संसद की गरिमा बची कहाँ है, क्योंकि लगातार संसद में जब चर्चा नहीं हो और चर्चा में विपक्ष को पूरा अवसर ना मिले तो फिर किस प्रकार की संसद की गरिमा की बात होगी। पिछले संसद की बात उठी ही, अब सोचिए कि 145-46 सदस्यों को अगर संसद से आप निलंबित कर देते हैं और फिर उनकी अनुपस्थिति में आप इतने सारे बिलों को पास कर लेते हैं, तो सवाल है कि संसद का अर्थ क्या है? सिर्फ सत्ता पक्ष? संसद तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है और पूरे देश की जनता के प्रतिनिधि संसद में जन समस्याओं को रखते हैं। और वैसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं है फिर वो एक दलीय अधिनायकवाद या तानाशाही की स्थिति बन जाती है। तो वैसे संसद की आवश्यकता नहीं, वैसी सरकार की आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है कि संसद की गरिमा, और संसद की गरिमा को इस रूप में भी देखें कि लगातार पहली लोकसभा से अगर आप एक विश्लेषण करेंगे तो संसद में उसका जो कार्यकाल है, यानी कि सत्र में जितने देर बहस होते हैं वो लगातार गिरता चला गया, वो कम होता चला गया। विपक्ष की और सत्र में जो बहस होती है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता तो जाने दीजिए, उस पर तो चर्चा की आवश्यकता उतनी नहीं है, लेकिन टाइम, समय लगातार कम होता चला गया। एक तो ये भी जो संसद की गरिमा के गिराने के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर वो संसद की गरिमा बचेगी कैसे, तो आप ये भी देखें। और दूसरी ओर संसद पे होने वाला, यानी सत्र पे होने वाला खर्च, जनता के पैसे से जो खर्च होता है वो बढ़ता चला गया। तो आप दोनों को भी अगर समझने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि देखिए, संसद में जो बहस होती है उसे जनता देखती है। अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है, लेकिन जरा याद कीजिए कि स्पीकर प्रतिपक्ष के किसी भी नेता या प्रतिपक्ष के नेता ही क्यों ना हो, अचानक उनकी बातों से सहमत ना हो या सभापति, और फिर वो माइक को ऑफ कर दें। अब जरा इमेजिन कीजिए, संसद में यदि प्रतिपक्ष के नेता या प्रतिपक्षी नेताओं के द्वारा जो भी बहस के दौरान कहा जाता है, और जब आप ऐसा समझते हैं तो इसका अर्थ है कि आप माइक को ऑफ करवा दीजिए। इसका मतलब है कि स्पीकर या सभापति संसद के स्पीकर या लोकसभा या राज्यसभा जो भी है उनके अध्यक्ष या सभापति ना हो करके ऐसा लगता है कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि प्रतिपक्ष को क्या अवसर मिलेगा। एक और चीज देखिए, अभी तो आपने देखा ही होगा, जेपी नड्डा को राज्यसभा में भी देखा होगा किस प्रकार से कहा उन्होंने कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड पे वो नहीं जाएगा जो नड्डा नहीं चाहेंगे या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। इसका मतलब है कि फिर सभापति की क्या भूमिका और क्या कुछ हुआ उसके बाद आप भी जानते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ सभापति के साथ क्या कुछ हुआ, और आज तक लोगों को ये तक नहीं पता है कि जो प्रोटोकॉल में नंबर 2 पोजीशन है वो श्रीमान है कहां। उनसे इस्तीफा जिस स्थिति में लिया गया, लेकिन वो है कहां? हेल्थ ग्राउंड पे है तो किस हॉस्पिटल में है, या जो भी इस्तीफा उन्होंने दिया जबरन इस्तीफा लिया गया। तो एक बात बताइए, सभापति जो है वो तो संसद के, राज्यसभा का जो सदन है उसके सभापति होते हैं। अब उसकी अगर ये स्थिति है तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि, और संसद में प्रधानमंत्री यदि आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जो है प्रधानमंत्री के
लिए जो है मोदी मोदी और तमाम तरह के जो है उनका एक प्रकार से यशोगान, ऐसे लगता है कि महाराजा धीराज आ गए हैं। तो ये जनतंत्र कहाँ बचता है फिर? और जनतंत्र को बचाने के लिए संसद को जीवंत और उनको लगातार चर्चा का जो है सदन बना के रखना होगा, और प्रतिपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये अलग बात है कि इस बार के संसद के सत्र में या पीछे भी लगातार प्रतिपक्ष, खास करके जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा का चुनाव, उसके बाद प्रतिपक्ष ने जो उनकी संख्या बढ़ी, इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से 233, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से संसद के पटल का उपयोग किया और जनता तक जो है संसद और सरकार की उस कमियों को ले जाने में भरपूर उनको सफलता भी मिली। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, एसआईआर के खिलाफ जो हो रहा है, और एक जन सैलाब लगातार एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। और अगर ये होता है तो निस्संदेह जो है अब संसद के पटल पर जो कुछ भी प्रतिपक्ष करता रहा है वो तो करे, वो जरूरी है, लेकिन अब तो सड़कों पर ही जनता को ला करके फिर आप जनतंत्र में लोक को मजबूत कर सकते हैं। तंत्र तो बहुत मजबूत हो चुका है। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम जनता के जीवन में सरकार को लाएंगे। देख लीजिए, जनता के जीवन में लाने के लिए यानी हर घर पे उनकी नजर होगी, हर जगह वो नजर रखेंगे और फिर जनता को वो सबक भी सिखाएंगे। कहीं से भी चूं शब्द आवाज नहीं निकले तो वो धर्मवीर भारती के अंधायुग की याद जो है वो ताजा हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जनतंत्र में ये गिरावट आ रही है और जनतंत्र कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष का कैदी, प्रिजनर बन करके रह गया है, तो उसका मुकाबला कैसे होगा? उसका मुकाबला तो जनता को ही करना है। अगर जनता मुकाबला नहीं करेगी तो फिर जनतंत्र को बचाने का कोई उपाय बचेगा नहीं। एक और चीज देखिए कि अब आप, सवाल है कि चुनाव जनतंत्र में बहुत जरूरी है, लेकिन अब अगर चुनाव को मैनिपुलेट कर लें, जनमत को मैनिपुलेट कर लें, जनता ने मत किसी और को दिया और मत किसी और को मिला, फिर आस्था जो है यानी विश्वास, जन विश्वास जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, लोकतंत्र में नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तमाम संस्थाओं में उनके विश्वास में निरंतर कमी आएगी, और विश्वास में कमी आएगी तो निश्चित रूप से इरोजन ऑफ लेजिटिमेसी वाला मामला आएगा, और फिर जनतंत्र यानी जनतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल उठना प्रारंभ हो जाएगा, और जनता कहीं कहीं कोई अन्य विकल्प, अन्य रास्ते जो देश के लिए और जनतंत्र के लिए शुभ नहीं है, वो रास्तों की भी तलाश कर सकता है। तो समाज में जिस प्रकार की आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से विभिन्न समुदायों के बीच, विभिन्न समूहों के बीच एक अविश्वास और एक नफरत का वातावरण है, वो जनतंत्र को निस्संदेह कमजोरी करेगा। और इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने गुजरात के उस जिस प्रकार से जो है आपने गिना दिया सारा कुछ कि रेल की उस हादसे के बाद, और उस रेल के हादसे पर क्या कहा गया, फिर उसके बाद जो है गोधरा के बाद किस प्रकार से 3000 इस देश के नागरिकों की हत्या कर दी गई, और मोदी ने उसके बाद ये कहा था कि वो तो एक पिल्ले की भी मृत्यु हो जाए कार के नीचे आकर के तो दुख तो होता है। अब सोच लिए कि एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, आप कल्पना कर सकते हैं उनके भाषणों में, पूरे भाषण में आप झूठ ही झूठ है। तो वैसे लेकिन फिर भी जनता के समक्ष वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जनता का एक समूह और मीडिया, जो मोदी मीडिया, उनका गुणगान कर रहा है। तो जहां तक सवाल ये उठता है, ये कैसा जनतंत्र हमारे सामने है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनतंत्र को बचाने की भी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष यानी जो प्रतिपक्षी पार्टियां हैं उनकी, और अंततः जनता की है। अगर आप जनतंत्र को नहीं बचाएंगे तो आजादी के संग्राम में जो कुर्बानियां दी गई हमारे स्वाधीनता सेनानियों के द्वारा, और बहुत सारे लोग जो इस देश के राष्ट्र निर्माण में आजादी के बाद लगातार सक्रिय, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो, तमाम ऐसे नेता, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, उनकी विरासत को आप कैसे बचाएंगे? कुर्बानियों से प्राप्त इस आजादी और उस जनतंत्र को बचाने की भी जिम्मेदारी तो इस देश की जनता को है ना। अन्यथा आप गुलाम ही रहेंगे। चाहे हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, हिंदू राष्ट्र, अरे भाई हिंदुओं, जिसको हिंदू धर्म और वो कहते हैं, वही तो अस्पृश्यता थी, वही तो जो है समाज के वंचितों को गुलामी थी। तो कैसा समाज बनाएंगे, ये जनता को तय करना है। और जनता को ये भी तय करना है कि संविधान को सिर्फ शब्दों को, यानी संविधान का शब्द जीवित रहेगा या संविधान की आत्मा जीवित रहेगी, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल है वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसलिए ये जरूरी है, और जिस प्रकार के संशोधन अब लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, आप जाते हैं
पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके ये कहा था कि 2 साल या उससे अधिक किसी भी अदालत से, पहले होता था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब तक सजा नहीं मिलती थी तब तक जो है उनकी सदस्यता नहीं जाती थी, लेकिन अब उसको भी बदल करके ये क्या कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जो फैसले आए, जो कहीं ना कहीं जनतंत्र को बचाने के दिशा में एक छोटा प्रयास रहा, उन फैसलों को बदल दिया। आप चुनाव आयोग के गठन में आप जानते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल करके मुख्य न्यायाधीश की जगह एक मंत्री जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नामांकित हो। तो ये सारी कोशिश देखिए, और अब जो मतदान के अधिकार को छीनने की जो कोशिश चल रही है बिहार में, और ये पूरे देश में होगा। तो मुझे लगता है कि एकमात्र जो सॉल्यूशन है इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए, कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो भी उनके गुलाम जो हैं, जो उनके संगठक हैं, जो उनके अलायंस बने हुए हैं, उनसे मुक्त आप कैसे कराएंगे। और राज्यों में भी और केंद्र में भी जो है अन्यथा आप देख रहे हैं कि, आप देखिए एक और चीज देखिए, मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी भी अब मुखौटा हो गए हैं। अमित शाह उसी प्रकार से आचरण कर रहा है जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए गोविंदाचार्य ने कहा था कि ये तो मुखौटा है। यानी उस समय कैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अब तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जो कुछ हुआ, और लाल कृष्ण आडवाणी को यदि मानसिक किसी प्रकार का होश होगा तो उन्हें लग रहा होगा को अमित शाह तो कई कदम उनसे आगे निकल चुके हैं। तो अब मोदी मुखौटा हैं और अमित शाह जिस प्रकार का खेल कर रहे हैं, और इस खेल के माध्यम से सरकारों को गिराना, एमएलए को खरीदना, तमाम चीजें उन्होंने की है। लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने की कोशिश जारी है, और अब तो ये भी जारी है कि एक तरफ प्रतिपक्ष को किसी प्रकार से झूठे मुकदमों में फंसा करके उनको जो है जेल भेजा जाए। 30 दिनों से अधिक जेल में रखेंगे तो निसंदेह जो है वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, उनकी जो है मुख्यमंत्री पद भी जाएगी। और दूसरी तरफ एक और देखिए, ये पार्टी ऑफ ब्लैकमेलर्स, ये अपने दल के भी लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए कहीं पार्टी के अंदर कभी विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि तो पार्टी के अंदर भी नेताओं की, मंत्रियों की कोई औकात है नहीं। तो वो अगर कोशिश करेंगे कि करवट लेने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी कहा जाएगा कि तुम्हें भी फंसा करके जेल में डालेंगे और 30 दिन के बाद तुम्हारी, ये दोहरी कोशिश है कि प्रतिपक्ष को भी किस प्रकार से परेशान करेंगे और अपने दल के अंदर के लोगों को या एलायंस को, जो चाहे नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश हो, या तमाम, उनको भी नियंत्रण में रखने की ये सारी कवायद है, कोशिश है। और किस प्रकार से मोदी तो मैंने जैसा मैंने कहा कि मोदी जी अब मुखौटा है। अब तो जो कुछ भी है वो अमित शाह खेल खेल रहे हैं, और इस खेल को नाकाम करने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष के साथ साथ जनता, नागरिक समाज, और क्योंकि बार बार न्यायपालिका भी चूक रही है, न्यायपालिका के चूकने से संविधान तो ऐसे ही खतरे में पड़ जाता है। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मानसून सत्र में प्रतिपक्ष ने अपनी पूरी क्षमता से अधिक कोशिश और प्रयास किया, और उनको डिफेंसिव रखा। वो बहुत डिफेंसिव थे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पहलगाम के मामले को, तमाम सीज फायर के मामले में। और अंततः अमित शाह या मोदी के मुंह से एक बार भी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं निकला। इतने डरे हुए लोग हैं,